हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम क्लास 12th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा और आवेश घनत्व क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ा था। आज का हमारा अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय क्या होती है। ठीक, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस एक साइंटिस्ट थे। ठीक, गॉस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक प्रमेय दी थी, एक नियम दिया था जिसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। समझते हैं कि उनकी जो है गॉस की प्रमेय क्या है। कल हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने कल वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था। कितना होता है फाई ई बराबर कितना होता है ई ए कॉज थीटा। कितना होता है फाई ई बराबर ई ए कॉज थीटा। यह हमने वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था जब हमारा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा होता है। कितने कोण पर? थीटा कोण पर रखा होता है। तो उसके लिए हमारा वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, आज हम पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय में हमें वैद्युत फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वैद्युत फ्लक्स के जो हमने कल पढ़ा था उसका हमें एक नया फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक, ध्यान से पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय कहती है वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है। क्या होता है? बंद काल्पनिक पृष्ठ। बंद मीन्स क्या होता है कि चारों तरफ से वह बंद होता है। काल्पनिक का मतलब होता है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक आकृति हो सकती है। ठीक, इस प्रकार से कोई भी एक आकृति हो सकती है बंद। इस प्रकार से भी एक कोई भी आकृति हो सकती है बंद। ठीक, कोई भी आकृति जो है इस प्रकार से भी हो सकती है हमारे पास बंद आकृति। ठीक, या जो है इस प्रकार से भी हमारे पास जो है कोई भी बंद आकृति हो सकती है। यानी किसी भी प्रकार की हमारे पास एक आकृति हो सकती है। तो उस बंद आकृति में कितना वैद्युत फ्लक्स है, ध्यान से पढ़ेंगे। उस बंद आकृति में कितना वैद्युत फ्लक्स है वो हमें गॉस की प्रमेय के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है? यह हमारे पास एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है। बंद काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। क्योंकि हम गॉस की प्रमेय पढ़ रहे हैं तो बंद काल्पनिक पृष्ठ का दूसरा नाम यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ भी होता है। तो उन्होंने बताया था कि एक हमारे पास बंद कोई काल्पनिक पृष्ठ होगा। उस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होगा। क्या होगा? आवेश। यानी कि यहाँ पर देखो रखे हुए हैं, एक Q1 आवेश रखा हुआ है, एक जो है Q2 आवेश रखा हुआ है, Q3 आवेश रखा हुआ है, Q4 आवेश रखा हुआ है। तो उन्होंने बताया था कि किसी भी बंद आकृति है और उसके अंदर जो आवेश उपस्थित होते हैं तो उस बंद आकृति से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, ध्यान देंगे, उस बंद आकृति से गुजरने वाला, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या होता है गुजरने वाला। अभी हम समझेंगे पूरी बात। अभी थोड़ा मोटी भाषा में समझते हैं। क्या कहा गया था कि किसी जो है बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई होता है वो उस बंद आकृति के अंदर, आप सुनेंगे ध्यान से, जो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वो उस बंद आकृति के अंदर जितना आवेश है उसके कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से पढ़ेंगे कि देखो, जैसे हमारे पास यह एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसके अंदर हमारे क्या है कि दो Q1 Q2 Q3 और Q4 आवेश रखे हुए हैं। ठीक, जहाँ पर Q1 हमारा प्लस आवेश है, Q2 हमारा माइनस का आवेश रखा है, Q3 भी हमारा यहाँ पर माइनस का आवेश रखा हुआ है और Q4 हमारा प्लस का आवेश रखा हुआ है। तो गॉस ने बताया था कि किसी बंद आकृति से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वो उस बंद आकृति के अंदर उपस्थित आवेश, यानी कि उस बंद आकृति के अंदर उपस्थित कुल आवेश, क्या? कुल आवेश। कुल आवेश कितना है? देखो हमारा एक हमारा जो है Q1 है,
एक हमारे पास क्या है देखो Q2 है, लेकिन हम कैसे करेंगे Q1 प्लस Q2 लिखेंगे, लेकिन Q2 हमारा माइनस का है तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, Q2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है Q3 भी हमारा माइनस का है, वैसे हम लिखते कि प्लस Q3 लिखते, लेकिन हमारा Q3 माइनस का है तो हमें लिखने पड़ेगा माइनस Q3। ठीक, फिर कितना है देखो, फिर हमारा जो है प्लस का Q4 है तो हम लिख देंगे जो है प्लस का Q4। तो उन्होंने बताया था कि उस बंद आकृति के अंदर जितना भी आवेश होगा उसे हम जोड़ लेंगे, यानी कि कुल आवेश का कितने गुना होता है देखो 1/ε0 गुना होता है, उसमें हम जो है ε0 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, उसमें हम ε0 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी कि जितना आवेश होगा उसे हम जोड़ लेंगे और उसे हम जो है उसमें से हम क्या है कि 1/ε0 का भाग दे देंगे। ठीक, किसने बताया था देखो गॉस ने बताया था कि कोई भी एक बंद आकृति होगी, उस बंद आकृति के अंदर जितना भी आवेश होगा तो उस जो है बंद आकृति से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई होगा उस बंद आकृति के अंदर कुल आवेश का कितने गुना होगा देखो ε0 गुना होगा। ठीक, चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें जो है ε0 का हम भाग कर देंगे, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसमें जो है हम 1/ε0 का गुणा कर दें, दोनों ही बात समान है। ठीक, जैसे हम एक उदाहरण और समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक, क्या है ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसमें जो है दो आवेश रखे हुए हैं, एक Q1 रखा हुआ है प्लस का और एक जो है Q2 रखा हुआ है प्लस का। ठीक, अब हम कहें कि इस बंद आकृति से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे कि वैद्युत फ्लक्स के फाई ई बराबर इस बंद आकृति के अंदर कितना आवेश है देखो, एक आवेश हमारा Q1 है, एक आवेश हमारा Q2 है और दोनों हमारे प्लस के हैं, तो जितना भी आवेश होगा उन्हें हम जोड़ देंगे, साथ में जो है कितना देखो हम ε0 से भाग कर देंगे। यह जो है गॉस की प्रमेय कहती है। सिंपल सी भाषा में कि क्या है, एक बार फिर से सुनेंगे कि बंद आकृति से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या, कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस आकृति के अंदर जितना भी आवेश होगा उसके जो है योगफल के 1/ε0 गुना होता है, यानी कि हम ε0 को उसमें भाग कर देंगे, सीधी बात। ठीक है, इतना हमें समझना है। तो हमें याद रखना है कि गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला कितना होता है, वैद्युत फ्लक्स के फाई ई बराबर Q/ε0, जहाँ पर फाई क्या होता है वैद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, क्यू क्या होता है, क्यू यहाँ पर जो है कुल आवेश होता है, बंद आकृति के अंदर कितना आवेश है। ठीक, ε0 क्या होता है देखो, ε0 वही होता है कि जो हमने बोला है कि ε0 गुना 1/ε0 गुना, तो उसमें जो है हम ε0 का भाग कर देते हैं। इतनी बात हमें समझनी है। ठीक है, और हम आगे समझते हैं। इसमें जो है कई सारे नोट हैं, उन्हें हमें ध्यान से समझना है। क्या क्या देखो इसमें नोट है कि हमारा जो है पहला नोट कहता है कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है, यानी कि बंद आकृति से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो गॉसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि हमारा जो बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है उसी का दूसरा नाम होता है गॉसियन पृष्ठ। तो क्या होता है कि यह गॉसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है वो किसी भी आकृति का हो सकता है। हमने पहले ही बताया है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। ठीक, तो वही बताया है। यहाँ पर देखो पहला वाला जो पॉइंट है उसमें देखो एक वृत्त बताया है, तो अगर हम इसमें भी देखो ध्यान समझेंगे, पहले वाले में हमारा क्या है एक वृत्त है, वृत्त के अंदर जो है एक क्या है एक क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक, तो इससे हम क्या है गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कितना होगा, इससे पहले वाले के लिए हम फाई1 नाम दिए देते हैं, तो फाई1 बराबर हो जाएगा अंदर आवेश कितना है Q, तो कुल आवेश कितना है Q ही है, तो Q/ε0 का हम भाग कर देंगे तो Q/ε0 हो जाएगा। अब क्या है कि दूसरी आकृति में हमने क्या है चतुर्भुज ले लिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुल वैद्युत फ्लक्स के फाई2 मान लेते हैं, तो इसके अंदर भी हमारा आवेश कितना रखा हुआ है सिर्फ Q रखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा Q/ε0। यहाँ पर क्या है कि हमने एक जो है आकृति ले ली है इस प्रकार से, और इसके अंदर भी हमने एक आवेश रखा हुआ है Q, तो इसके लिए हम जो है वैद्युत फ्लक्स के फाई3 लेते हैं, तो क्या होगा फाई3 बराबर हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो गॉस की प्रमेय जो है वो हर एक आकृति के लिए सिद्ध है, किसी भी जो है कोई भी यहाँ पर बंद आकृति हो सकती है, त्रिभुज चतुर्भुज गोला, आप किसी प्रकार की आकृति बना सकते हैं, सबके लिए यह सत्य है। ठीक है, आगे हम अपना दूसरा नोट पढ़ते हैं। क्या है
कि वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि बाहर स्थित आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ में आगत तथा निर्गत यानी कि आने वाला और जाने वाला फ्लक्स कैसा होता है, बराबर होता है। अतः नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, शून्य होता है। इसे हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें कहा गया है कि हमारे पास कोई बंद आकृति है और उसके अंदर कोई भी आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बंद आकृति के बाहर अगर कोई भी आवेश उपस्थित है, बंद आकृति के बाहर अगर कोई भी आवेश उपस्थित है तो उस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, ठीक। बंद आकृति के अंदर जो आवेश उपस्थित होगा उसी पर निर्भर करेगा, बाहर वाले आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारी आकृति है, इसके अंदर एक Q1 आवेश रखा हुआ है और बाहर यहाँ पर एक Q2 आवेश रखा हुआ है। हमें पता होता है कि जो आवेश धनावेश होता है उससे निकलने वाला जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, देखो बाहर की ओर होता है, ठीक। कहाँ तो बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर जो Q के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो इस प्रकार से बाहर की ओर निकलेगा। ध्यान से समझना है, ठीक। इस प्रकार से जो है बाहर की ओर निकलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो गॉसियन पृष्ठ यानी कि बंद काल्पनिक पृष्ठ है उसमें देखो, इस जो है बंद काल्पनिक पृष्ठ में दो ही जो लाइनें हैं वो इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं और दो ही लाइनें जो है वो इसके बाहर जो है जा रही हैं। किसके कारण, जो आवेश हमारा बाहर स्थित है इसके कारण। तो हम देख रहे हैं कि हमारी बंद आकृति पर आने वाला जो फ्लक्स है, आने वाला क्या है, देखो दो ही हमारे पास जो है लाइनें देखो आ रही हैं, तो दो ही हमारे पास आने वाला फ्लक्स है और दो ही लाइनें हमारे पास क्या है कि इस आकृति से बाहर जा रही हैं, तो दो ही हमारा जाने वाला फ्लक्स है। तो यहाँ पर क्या है, कल हमने पढ़ा था कि जब जो है वैद्युत बल रेखाएं किसी भी पृष्ठ के अंदर आती हैं तो हम उन्हें माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं, जब पृष्ठ से बाहर जाती हैं तो हम उन्हें प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर दो देखो अंदर आ रही हैं तो दो माइनस के होगा और दो ही देखो बाहर जा रही हैं तो दो प्लस का हो जाएगा। -2 में +2 जुड़ जाएंगे, आंसर हमारा कितना आएगा, 0। तो इसके कारण क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो गॉसियन पृष्ठ यानी कि बंद पृष्ठ के बाहर जो आवेश उपस्थित होता है उस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, सिर्फ अंदर वाले पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना निकल कर आएगा, φE बराबर Q2 पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ Q1 पर करेगा। तो Q1 और हम जो है ε0 का भाग कर देंगे, कितना आएगा, φE बराबर Q1/ε0। ठीक है, अगला वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आजकल हम क्लास 12 यूपी बोर्ड NCERT फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ा था, तो गॉस की प्रमेय हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कल के लेक्चर में हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम तीसरा वाला पॉइंट समझते हैं कि गॉस की प्रमेय में तीसरा वाला पॉइंट जो हमने नोट के अंतर्गत पढ़ा था वो क्या कहता है। ठीक, ध्यान से समझना है। तीसरा वाला पॉइंट कहता है कि वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ में आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास कोई भी बंद काल्पनिक पृष्ठ है, यानी हमारे पास कोई भी एक गॉसियन पृष्ठ है, उसके अंदर हमारे पास आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, आवेश। तो आवेश की स्थिति कहीं पर भी हो सकती है। स्थिति का मतलब होता है कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कहीं पर भी रखा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बीच में ही रखा हो या हमेशा किनारे पर ही रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कहीं पर भी रखा हो सकता है। सभी के लिए हमारा गॉस की प्रमेय जो है वो सही है। ठीक, जैसे कि पहले वाले हम फिगर में देख रहे हैं कि हमारा जो आवेश है वो देखो यहाँ पर ऊपर साइड कुन्ने में रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम जो है वैद्युत फ्लक्स के फाई निकालेंगे तो कितना आएगा, φ1 बराबर Q/ε0। हमारा आवेश Q रखा हुआ है तो हमारा सूत्र होता है Q/ε0। तो इसमें हमारा कितना आया, Q/ε0। दूसरे वाले चित्र में हम देखते हैं, दूसरे वाले चित्र में हमारा आवेश बीच में रखा हुआ है। ठीक, फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है वो Q/ε0 है। ठीक, और तीसरे वाले चित्र में हम देख रहे हैं कि हमारा जो आवेश है वो नीचे रखा हुआ है।
तो फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स फाई है वो कितना है, Q/ε0। तो हम एक बात समझते हैं कि गॉसियन पृष्ठ में हमारा जो है आवेश कहीं पर भी रखा हो, चाहे ऊपर कुन्ने बीच कहीं पर भी रखा हो, उस पर जो है हमारे वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। ठीक, उस पर हमारा वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात तो हम समझ गए। चौथा वाला हमारा पॉइंट क्या कहता है? चौथा वाला हमारा पॉइंट कहता है कि वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ में आवेशों की मात्रा और प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आवेश की मात्रा का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर हमने एक आवेश रख दिया प्लस का 2 कूलम। ठीक, एक आवेश हमने रख दिया माइनस के 3 कूलम। तो आवेश की मात्रा का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने जो है 2 कूलम आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर हमने जो है 3 कूलम आवेश रखा हुआ है। जब हम इनका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो, फाई बराबर इनको हम जोड़ देंगे, यानी कि हमारा 2 है और हम 3 को भी जोड़ेंगे तो हमारा जो है -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी मतलब संख्या पर निर्भर करता है कि जितने आवेश आपने रखे हुए हैं उन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह हमारी आवेश की मात्रा होती है। ठीक है, प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब होता है कि आपने आवेश प्लस का लिया हुआ है या आवेश माइनस का लिया हुआ है, ये होती है प्रकृति। ठीक है, अगर प्लस का लिखेंगे तो प्लस साइन के साथ उसे जो है हम ऐड करेंगे, जब माइनस का होगा तो उसे हम माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। तो इतनी बात हम समझ गए हैं कि आवेश की मात्रा का मतलब क्या होता है कि आपने कितने आवेश लिए हुए हैं। यहाँ पर 2 हैं, 3 लिए हैं, एक हम और ले लेते तो उन सबको हम जोड़ देते। ठीक, तो यह होता है आवेश की मात्रा। प्रकृति का मतलब होता है कि प्लस का लिया हुआ है या माइनस का लिया हुआ है। ठीक, माध्यम का मतलब क्या होता है कि हमारा माध्यम कौन सा है, यानी कि हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है वहाँ पर माध्यम कौन सा है, वायु है या निर्वात है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। और आज हमें जो है पढ़ना है कि गॉस की प्रमेय का सत्यापन, जो कि टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गॉस की प्रमेय का सत्यापन कीजिए या गॉस की प्रमेय का निगमन कीजिए। तो हमें समझना है। ठीक है, समझते हैं। ध्यान से देखेंगे। गॉस की प्रमेय के सत्यापन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक बंद काल्पनिक पृष्ठ लेना है। ठीक, एक हमें बंद काल्पनिक पृष्ठ यानी कि गॉसियन पृष्ठ लेना है। ठीक है, अब गॉसियन पृष्ठ में क्या है कि उस गॉसियन पृष्ठ में हमें जो है एक आवेश रख देना है +Q। ठीक, ध्यान समझना है कि सबसे पहले हमें एक गॉसियन पृष्ठ लेना है। उस गॉसियन पृष्ठ में हमने बिंदु O पर, देखो यहाँ पर एक हमने +Q आवेश रख दिया। बिंदु O पर हमने एक +Q आवेश रख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है? देखो, एक हमने जो है इस पूरे काल्पनिक पृष्ठ पर जो हमने बनाया हुआ है, इस पर हमने जो है छोटा सा पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया? छोटा सा पृष्ठ, सूक्ष्म हमने पृष्ठ ले लिया। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। सूक्ष्म जो है हमने पृष्ठ ले लिया। तो इस सूक्ष्म पृष्ठ के कारण बिंदु O पर एक हमारा घनकोण बन जाएगा। पहले हम जो है पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास कोई भी पृष्ठ होता है तो उस पृष्ठ के कारण एक एक जो है घनकोण बन जाता है, जिसे हम क्या पढ़ते थे? देखो, डी ओमेगा। क्या कहते थे? डी ओमेगा। तो हमने क्या है कि इस पूरे काल्पनिक पृष्ठ पर एक छोटा सा हमने जो है पृष्ठ ले लिया। उस पृष्ठ के कारण बिंदु O पर एक जो है घनकोण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? देखो, डी ओमेगा कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या कहते हैं? डी ओमेगा। इसके बाद क्या है? अब क्या है? देखो, अब देखो, प्लस हमें पता है कि +Q आवेश के कारण, ध्यान से समझना है, +Q आवेश के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की ओर होती है और -Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ है? देखो, +Q आवेश। तो +Q आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी वो कहाँ पर होगी? देखो, बाहर की ओर होगी, बिल्कुल होगी। +Q आवेश के कारण देखो ये लाइन जो बनी हुई है, +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहाँ पर होगी? देखो, बाहर की ओर होगी। ठीक है, इसके बाद देखो हमने पहले पढ़ा था
कि हमारे पास यदि कोई भी पृष्ठ होता है तो उस पृष्ठ का एक क्षेत्रफल सदिश भी होता है, ठीक है। तो और उस क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ पर होती है? उस जो है क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। कहाँ पर होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर देखो हमने एक छोटा सा पृष्ठ लिया है। इस पृष्ठ के हमने जो छोटा सा पृष्ठ लिया है इसको हमने देखो DA नाम दिया है। क्या? DA। ए होता है पृष्ठ का जो है संकेत, और छोटा सा लिया हुआ है तो उसमें हमने D लगाया हुआ है, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया है। इसकी जो दिशा होगी वो पृष्ठ से लंबवत कहाँ की ओर होगी? देखो बाहर की ओर होगी। कहाँ की ओर होगी? बाहर की ओर होगी। तो हमने इसे जो है DA वेक्टर से दर्शाया हुआ है। इतनी बात हम समझ गए। अब क्या है, देखो हम देख रहे हैं कि हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और हमारा जो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर है, इनके बीच में एक कोण बन रहा है, देखो थीटा। क्या बन रहा है? देखो ये जो बीच में कोण बन रहा है ये क्या बन रहा है? देखो थीटा बन रहा है। इतनी बात हमें समझनी है, ठीक है। हम इसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से हमें देखना है। जो पूरा हमने काम किया है उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, माना कि किसी काल्पनिक पृष्ठ में बिंदु O पर +q आवेश स्थित है। वही हमने किया था। बंद पृष्ठ का DA क्षेत्रफल, जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बिंदु O पर d ओमेगा घनकोण बनाता था। हमें पता है कि +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहाँ पर होती है? देखो बाहर की ओर होती है, अभी हमने बताया। अब इसके बाद क्या है? देखो जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल DA के साथ थीटा कोण बनाती है। बिल्कुल बनाती है। ये सब चीज़ें क्यों लिखनी होती हैं? ये सब चीज़ें थोड़ी सी लिखनी होती हैं जब हम पेपर में डेरिवेशन कर रहे होते हैं, ठीक। जो भी हम फिगर में करते हैं उन्हें जो है 2-3-4 लाइनों में थोड़ा सा लिख दिया जाता है, ठीक है। समझते हैं। अब हम जो है गॉस की प्रमेय को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। इतना हमारा काम हो गया। अब क्या है कि दूसरा हमारा काम क्या होता है? दूसरा हमारा काम होता है कि हमें जो है इस बंद काल्पनिक पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी होती है। क्या करनी होती है? वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि गॉस की प्रमेय जो है वो वैद्युत फ्लक्स पर ही तो आधारित है। तो अब हम देखेंगे कि इस गॉसियन पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स कितना है, ठीक। ध्यान से समझना है। अब करेंगे, देखो हमारा वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है d∅e बराबर E इंटू DA। वेक्टर E डॉट वेक्टर DA डॉट होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। जब हम इसे खोलेंगे तो हमने पढ़ा था कितना हो जाएगा? d∅e बराबर E DA cos थीटा, क्योंकि जब डॉट वाला गुणांक खोला जाता है तो cos थीटा का गुणा कर दिया जाता है और जो वेक्टर लगे होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो हमारा हो जाएगा d∅e बराबर E DA cos थीटा, ठीक है। अब क्या है? देखो ध्यान से देखना है। अब कितना हो जाएगा? देखो हमें पता है कि ध्यान देखना है, +q आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। किसी भी एक आवेश से r दूरी पर अगर कोई भी एक बिंदु P स्थित होता है तो उसके लिए हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब इस चित्र में कहाँ पर है? देखो ये हमारा +q आवेश है। इससे देखो r दूरी पर हमारा एक देखो P बिंदु स्थित है। तो इस P बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा कितना होगा? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब हम क्या करेंगे? इस E के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो कितना होगा? देखो d∅e बराबर E की जगह पे हमने रख दिया है 1/4πε0 और Q/r², और हमारा जो DA cos थीटा है उसे हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक। आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो गया है d∅e बराबर 1/4πε0 Q/r² और DA cos थीटा। अब हम एक काम करेंगे कि इस DA cos थीटा/r² को साथ में लिख देंगे। क्या काम करेंगे कि इस हम DA cos थीटा/r² को हम साथ में लिख देंगे और बाकी की जो चीज़ें हमारी बची हुई हैं Q/4πε0 उनको हम अलग लिख देंगे। इससे हमारा एक काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा?
हमने एक फार्मूला पढ़ा था घन कोण का। किसका? घन कोण का। कितना होता है देखो, डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस सूत्र को हम याद कर लेंगे कि हमारा घन कोण डी ओमेगा बराबर फार्मूला होता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर देखो ये लिखा हुआ है, और डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर देखो ये लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पर हम कितना लिख देंगे देखो, डी ओमेगा लिख देंगे। कितना लिख देंगे? डी ओमेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना है, डी फाई ई बराबर, तो डी फाई ई बराबर यहाँ पर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है। और इतनी पूरी चीज़ हमारी क्या बन जाएगी देखो, डी ओमेगा बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब क्या है देखो, जो हमने यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकाला है, ध्यान से समझना है, यहाँ पर जो हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है वो हमने छोटे से पृष्ठ के लिए निकाला है। कितने से देखो, छोटे से पृष्ठ के लिए। देखते हैं फिगर में देखो, जी हमने छोटे से यानी कि इतने से जो है पृष्ठ के लिए हमने निकाला है वैद्युत फ्लक्स। अब हम क्या है, अब हम जो है संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। कितने के लिए? संपूर्ण, यानी कि जितना हमने पूरा जो बंद काल्पनिक पृष्ठ लिया है, इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने पीछे पढ़ा था कि जब पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें कोई भी चीज़ निकालनी होती है तो हम समाकलन विधि का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखो, समाकलन विधि का उपयोग करते हैं। तो करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर डी फाई ई लिखा हुआ है, तो क्या है, जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो समाकलन लगा देंगे। डी फाई ई है तो डी फाई ई है, ठीक। इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल लगा हुआ है, और यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे देखो, यहाँ पर भी हम समाकलन लगा देंगे, ठीक। अब क्या है देखो, हम आगे पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से क्या है देखो, यहाँ से हमारा कितना लिख लेगा, यहाँ पर हमारी जो डी है वो हट जाएगी, क्योंकि हम संपूर्ण जो है पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं। जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला जाता है तो वहाँ से डी को हटा दिया जाता है। तो यहाँ से हमारा फाई ई बचेगा, बराबर है तो बराबर है। अब क्या है कि अब समाकलन के देखो, समाकलन के अंदर लिखा हुआ है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है समाकलन के अंदर अकेला जो है वो डी ओमेगा बचेगा, तो बाकी का हमारा जो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे देखो, ऐसा हम इसीलिए करेंगे क्योंकि जो भी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, जो भी चीज़ें नियतांक होती हैं वो समाकलन से बाहर निकाल ली जाती हैं, ठीक। जो भी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उन्हें हम समाकलन के बाहर निकाल लेते हैं, और जो चीज़ें हमारी होती हैं बचती हैं उन्हें हम जो है समाकलन के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा Q कांस्टेंट है और नीचे हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। तो अंदर हमारा कितना बचेगा, समाकलन और डी ओमेगा, ठीक। हम सीधी भाषा में इतना समझ सकते हैं कि जो डी वाली चीज़ें होती हैं, जो डी वाली चीज़ें होती हैं उन्हें हम समाकलन के अंदर रखते हैं और बकाया चीज़ों को हम समाकलन के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा देखो, फाई ई लिखा हुआ है तो फाई ई लिखा हुआ है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारा जो पूरा घनकोण होता है, कितना देखो, हमारा जो पूरा घनकोण होता है वो कितना होता है देखो, 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई। पीछे हमने जब सिद्ध किया था घनकोण में तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो संपूर्ण घनकोण है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। तो यहाँ पर क्या है देखो, समाकलन लगा हुआ है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो जो चीज़ लिखी है ना, समाकलन डी ओमेगा, तो समाकलन लिखा हुआ है और डी ओमेगा लिखा हुआ है। समाकलन का मतलब होता है कि कोई भी जो है पूरी चीज़ लेना है, कितना, संपूर्ण लेना है। तो संपूर्ण का मतलब क्या होता है कि हमारा जो संपूर्ण घनकोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। तो हम लिख देंगे कि समाकलन डी ओमेगा की जगह पर हम कितना लिख देंगे देखो, 4 पाई लिख देंगे, ठीक। क्योंकि हमारा जो संपूर्ण घनकोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई, पीछे हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस पूरे की जगह पर कितना आ जाएगा देखो, 4 पाई आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई। अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, यहाँ से फाई ई बचेगा और यहाँ से ऊपर से क्यू बचेगा और नीचे हमारा एप्सिलॉन 0 बचेगा। तो पूरा हमारा कितना बचा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और यही हमारी गॉस की प्रमेय होती है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0,
और हमारी जो गॉस की प्रमेय है वो सिद्ध हो गई। ठीक, पेपर में जो है पूछ ली जाती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं। हो सकता है कल हम थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल भी लगाएं। ठीक, तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना है और समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।